हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज एक जबरदस्त पीवाईक्यू की सीरीज लेकर के आया हूँ जो एनडीए और सीडीएस के जितने भी बच्चे तैयार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। ठीक है बेटा, चलिए इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करनी है जो ऑप्शन में दी गई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन ईयर 9.5 ट्रेवल किलोमीटर। मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष का मतलब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। कितना? 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर देखते हैं लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये स्टेटमेंट सही है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल। तो लाइट ईयर जो है वो टाइम को मेजर करने की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस को मापने की इकाई है। लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या लाइट ईयर लाइट की इंटेंसिटी को मापने की इकाई है? ना बाबा ना, लाइट की इंटेंसिटी को लाइट ईयर से नहीं मापते हैं। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट ऑप्शन। केवल और केवल इसके अंदर पहला बिल्कुल सही है, इसलिए डी इसका बिल्कुल उचित आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ द वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। आपको पता है जब हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है, तो याद रखना 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इंटू में 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये एक एटीएम के बराबर होता है। लेकिन इतना इस समय वाटर की जो डेंसिटी होती है, इस समय वाटर की जो डेंसिटी होती है, यदि हम मैक्सिमम की बात करते हैं, कितने की? मैक्सिमम की, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। किस पर होती है बेटा? वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और कितनी होती है? तो ये होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी वाटर की सबसे ज्यादा होती है और वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है। उस समय प्रेशर कितना होना चाहिए? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये स्टेटमेंट सही है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बच्चे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से यहां पर देखो। यहां पर कुछ स्टेटमेंट की करेक्शन करनी है, उसकी मैचिंग करनी है वैज्ञानिकों के और उनके इफेक्ट के नाम से। तो जेम्स चैडविक ने क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजा है? नहीं, ये गलत है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा है। किसको खोजा है? न्यूट्रॉन को। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या न्यूट्रॉन को खोजा है? ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने किसको खोजा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट मैरी क्यूरी ने क्या रेडियम को खोजा है? बिल्कुल सही, मैरी क्यूरी ने रेडियम नामक तत्व को खोजा है। तो इसका भी कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल 3। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ओनली 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 कहता है, एलईडी अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज एन एब्रिविएशन दैट स्टैंड फॉर। यानी ये एलईडी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है एल फॉर लाइट, ई फॉर एमिटिंग एंड डी फॉर डायोड। इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। मतलब एक ऐसा डायोड जो अपने अंदर से प्रकाश को निकालता है। तो पहला तो बेटा गलत है, लाइट एनर्जी भी गलत है। लाइट एमिटिंग एंड डायोड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल द मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिल्कुल सही है। एक बात देखो भाई, इस बॉडी को यानी इस डब्बे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब यह डब्बा जमीन के कांटेक्ट में होगा।
तो यानी डब्बे और धरती इनके कांटेक्ट में होने पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ कांटेक्ट फोर्स। बट यदि मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो किसी भी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किसी मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मटेरियल का उसका चिपका होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये दूर से भी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, इसका मतलब इसका कांटेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। तो इसका ऑलवेज ट्रू ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या ये केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर लागू होगा? गलत। और फॉल्स स्टेटमेंट गलत। ये दोनों गलत है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, इसलिए कि मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बट फ्रिक्शन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, सबसे निम्न तापमान कितना होता है? तो जो सबसे निम्न तापमान होता है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से बुलाते हैं। परम शून्य तापमान इसे बोलते हैं, परम शून्य तापमान के नाम से हम इसे बुलाते हैं। कौन सा? परम शून्य तापमान के नाम से हम इसको बुलाते हैं। और ये परम शून्य तापमान कितना होता है बेटा? तो ये परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। तो ऑप्शन में कौन सा है देख लो। ऑप्शन में ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है बेटा वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां पर ध्यान से देखो, -273.1.6 जो है ये इसका सबसे मिनिमम टेम्परेचर है। और जिस समय -273 होगा उस समय केल्विन के स्केल में कितना होगा बेटा? 0 होगा। और उसी समय फ़ारेनहाइट के स्केल में कितना होगा? -459.67 होगा। मतलब एक बात और बता दूं तो केल्विन की स्केल कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। केल्विन की स्केल कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकली टू थर्मामीटर, वन इज फ़ारेनहाइट स्केल एंड अनदर इज सेल्सियस स्केल, सेल रीड सेम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की स्केल में कब उनका रीडिंग जो होगा वो सेम आएगा। तो देखो बेटा, सेल्सियस को मुझे बराबर करना है किसके? फ़ारेनहाइट के। तो सेल्सियस का फार्मूला है C माइनस का 0 अपॉन में कितना है 100, और फ़ारेनहाइट का F माइनस का 32 अपॉन में कितना है 180। एक 0 से एक 0 हो गया कैंसिल। अब याद रखना C को F के बराबर कर दो या F को C के बराबर रख दो। तो C की जगह पर मैंने रख दिया F, अपॉन में कितना हो गया बेटा 100, और यहाँ 0, ये हो गया F माइनस का 32 अपॉन में कितना हो गया 18। कितना हो गया बेटा 18। तो अब यहां से क्या करना है, इसको थोड़ा सा काट दो, 2 पंजे 10 और इसको काटेंगे तो 2 9 जा कितना हो गया 18। 9 को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9F, और ये हो जाएगा 5F, और माइनस का हो जाएगा 160। यहां से 9 माइनस का 5 कितना हो जाएगा बेटा 4F हो जाएगा, और ये माइनस का 60, तो ये हो गया 4F इज इक्वल टू माइनस का 160। इसको डिवाइड करोगे तो F इज इक्वल टू माइनस का 40। F कितना आ गया बेटा -40। तो -40 का वो तापमान है जिस पर केल्विन में, सॉरी जिसमें सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में एक समान होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, द इमेज वी सीन इन द प्लेन मिरर इज, किसी भी प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है बेटा वो वर्चुअल बनती है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज जो बनती है वो किसी मिरर के अंदर बनती है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं देखा जा सकता, उसे केवल और केवल किसी स्क्रीन के अंदर देखा जा सकता है। याद रखना, इनसाइड द मिरर इसकी इमेज बनती है। और ये कैसी होती है? तो सबसे पहले यदि हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर की कई सारी प्रॉपर्टी होती है। सबसे प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्जन होती है। कैसे? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है पास और उल्टा। पास उल्टा का मतलब देखो, राइट हैंड इसको लेफ्ट नजर आएगा और लेफ्ट हैंड इसको राइट नजर आएगा। आपने एम्बुलेंस की गाड़ियों पर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा देखा होगा वो इसी तरीके से उल्टा लिखा होता है ताकि हम उसको सीधा पढ़ सके। तो कह रहा है ये केवल इमेज, तो किसी भी प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो मैं लिख देता हूं। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है बेटा। और यदि मैं बात करूं किसके अंदर, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर भी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। लेकिन जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो कनकेव मिरर में इमेज
वर्चुअल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है। तो ये कह रहा है कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ है देखो, रियल तो रॉन्ग होगा, वर्चुअल नियरर द ऑब्जेक्ट। अगला वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड, ये बिल्कुल सही है, वर्चुअल और उसके साथ साथ वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की ओर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। जब भी लाइट की प्राइमरी कलर, लाइट के प्राइमरी कलर के बारे में पूछे तब आपका आंसर देना RBG। लेकिन जब वो किसके, इंक के प्राइमरी कलर के बारे में पूछे, इंक के प्राइमरी कलर के बारे में पूछे तब आंसर देना CMY। रेड ब्लू ग्रीन इज द नेचुरल कलर, रेड ब्लू ग्रीन इज द प्राइमरी कलर ऑफ नेचुरल कलर, बट सियान मेजेंटा एंड येलो इज द प्राइमरी कलर ऑफ इंक कलर। तो ये लाइट की बात करता है, तो रेड ब्लू ग्रीन ढूंढो यहाँ पर, येलो रेड एंड ग्रीन। रेड RBG, रेड येलो तो इसके अंदर नहीं होगा बेटा, RBG ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, रेड ब्लू एंड ग्रीन। यहां पर आप देख सकते हो ये रेड है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है, लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है ये सियान कलर है, ये येलो कलर है और ये मेजेंटा कलर है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो याद रख लेना, वो इंक कलर के प्राइमरी कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू द डिफरेंट कलर। ये कहता है कि एक ग्लास प्रिज्म जो है उसके अंदर जैसे व्हाइट लाइट, देखो इसके अंदर जैसे ही व्हाइट लाइट इंटर करती है तो ये कई अलग अलग रंगों में डिस्पर्स हो जाती है। इस डिस्पर्स होने की फिनोमिना को बोला जाता है डिस्पर्सन। इसके साथ ये इमेजिनरी लाइन और ये ओरिजिनरी लाइन के बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और हमें पता है कि रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है और वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होता है। यहां पर देखते हैं कंडीशन क्या कहता है, अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, द फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन, बिल्कुल राइट। दिस लाइट बाय द प्रिज्म, बिल्कुल सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखते हैं। रेड लाइट इज डेविएट द मोस्ट, क्या रेड लाइट मोस्ट डेविएट होता है, बिल्कुल गलत। रेड लाइट का डेविएशन मिनिमम होता है, याद रखना हूं, रेड लाइट का जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। और यदि मैं बात करूं वॉयलेट कलर का जो डेविएशन होता है वो मैक्सिमम होता है। तो देखते हैं, वॉयलेट लाइट हैज डेविएट मोस्ट, बिल्कुल सही, एंड इट्स बिकॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, रेड लाइट मोस्ट डेविएट होती ही नहीं है। वॉयलेट लाइट इज डेविएट द मोस्ट इट बिकॉज द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि वॉयलेट लाइट का डेविएशन मैक्सिमम होता है, किस कारण से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण से। किस कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पर ध्यान से, ये एक न्यूमेरिकल सा है जो आप देख रहे होंगे। अ करंट 1.0 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ये देखो भाई, एक बैटरी नजर आ रही है, इस बैटरी के अंदर रेसिस्टर्स लगा हुआ है, ये एमीटर लगा हुआ है जो करंट को मापेगा, बैटरी लगी हुई है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ये क्रम में आप लोग याद रख लेना। तो क्वेश्चन आई का मान जो दिया गया वो कितना दिया हुआ है बेटा, 1 एम्पियर दिया हुआ है, और टाइम का मान कितना दिया गया है, 10 मिनट दिया हुआ है। अब आपको पता है टाइम को उसकी एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 600 सेकेंड। अब यहां से हमें निकालना है क्या बेटा, यहां से हमें क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी। अब आई का मान कितना है 1 और टी कितना है हमारे पास 600, 600 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। इनमें से कौन सा फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देख लेते हैं बेटा कौन सा नेतृत्व नहीं करता है। तो फार्मूला हमारा था V इज इक्वल टू आई आर, पहला ये, और दूसरा पावर का फार्मूला पावर इज इक्वल टू वी आई। तो सबसे पहला हमारा ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि मैं इसकी जगह पर दोबारा V की जगह पे आई आर पुट कर देता हूं, तो ये मैंने रख दिया आई इंटू में आर, और ये पहले से ही आर है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू में आर। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि मैं इसकी जगह पे, यदि ध्यान से देखो V की जगह पे यदि मैं पुट कर दूं यदि मैं आई की जगह पे पुट कर देता हूं, V अपॉन में आर, तो चलिए देख देते हैं P इज इक्वल टू वी आई की जगह पे V अपॉन में आर। तो
तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये कौन सा वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये भी सही है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साउंड से रिलेटेड है। द साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल प्रिसिस्ट बिकॉज द रिपीटेड रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा कि सिनेमा घरों में जब कोई भी आवाज जनरेट होती है तो उस आवाज के जनरेशन के कारण से आवाज की गूंज बहुत ज्यादा पैदा होती है। तो उस गूंज को कम करने के लिए हमने कर्टन लगा रखे हैं, पर्दे लगा रखे हैं और ऐसे मटेरियल लगा रखे हैं जो साउंड के एब्जॉर्बर होते हैं। तो बोला जा रहा है इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। जब साउंड का कई बार रिफ्लेक्शन होता है तब हम उसे रेवर्बरेशन के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बेटा, रेवर्बरेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ मॉलिक्यूल्स। ये कहता है किसी भी मॉलिक्यूल से टकरा करके जब लाइट स्कैटर हो जाता है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी विल स्कैटर लाइट चेंज, और ये फ्रीक्वेंसी के अंदर जब चेंज हो जाता है तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। अब याद रखना, यदि किसी कलर की स्कैटरिंग की बात की जाए, किसकी, कलर के, किसी भी रंगों के स्कैटरिंग की बात की जाती है, तब आपका जवाब होना चाहिए कौन, रैली। कौन होना चाहिए बेटा, रैली। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी व्हाइट कलर के स्कैटरिंग की बात करते हैं तब हमारा जवाब होता है मी की स्कैटरिंग। लेकिन जब हम चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं, जब हम चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं तब हमारा एक ही आंसर होता है सी वी रमन, या इसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग, रमन का प्रभाव। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, और आज की सीरीज का ये हम अंतिम प्रश्न ले रहे हैं। 15-15 प्रश्नों की सीक्वेंस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इट मींस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तो उससे किन किन चीजों के बारे में पता चला था हमारे रदरफोर्ड साहब को। तो देखो ये अल्फा के कुछ पार्टिकल है जो जिसकी बॉम्बार्डमेंट की जा रही है गोल्ड फॉइल के ऊपर, और देखा इससे टकरा करके मैक्सिमम गोल्ड फॉइल सीधे चले गए, कुछ गोल्ड फॉइल जो है वो मैक्सिमम डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हुए हैं। इसका मतलब सेंटर पर किसी भी चीज के होने की बात पता लगा ली थी उन्होंने। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल सही। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम लाइट जो है वो वापिस लौट कर नहीं आई, वो इधर उधर डेविएट हो गई, इसका मतलब अंदर से वो खोखला है, बिल्कुल सही है। द रेडियस ऑफ इट्स आइटम इज 10⁵ टाइम्स टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। आपको पता है कि किसी भी एटम का, ये देखो किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस का रेडियस है और ये रेडियस हो जाएगा उसके एटम का। तो किसी भी एटम का रेडियस जो है उसके न्यूक्लियस के रेडियस से 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। अगला, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ, सही, ऑफ द फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। ये कहता है फिक्स्ड एनर्जी के साथ उस ऑर्बिट में घूमते हैं, नहीं बेटा ये गलत है। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन न्यूक्लियस। सभी एटम का मास उसके न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जबरदस्त है। ठीक है बेटा, तो ये 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझदार लगा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी कामना के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और इसके अगले प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर के आऊंगा। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।